नाज़रीन, एक बड़ी तहरीक चलाई जा रही है कि मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं जो इजराइल के साथ तिजारत कर रही हैं वो अपनी तिजारत बंद करें। और इतनी बड़ी तादाद के अंदर कंपनीज के ऊपर दबाव है कि अगर वो इजराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करती हैं तो इजराइल की इकॉनमी को बहुत बड़ा धचका यहां पर लगने जा रहा है। साथ ही जो फलस्तीन का मामला है, सीज फायर है और मुकम्मल एक पुरअमन सोल्यूशन है, वो किस तरफ जा रहा है। इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो बड़ी मुलाकातें हो रही हैं क्योंकि यहां से आगे फिर एक बड़ी जंग खड़ी है। तो उससे पहले आप कह लें कि बहुत सारी मुलाकातें, बहुत सारी मुशावरत, राब्ते वो हो रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और ईरान में क्या मसला हो रहा है? ईरान में एक मसला यह भी हो रहा है कि यूरोपियन जो नेशनल जासूस हैं इजरायली, यानी वो डुअल नेशनल भी है बहुत सारे, और कुछ यूरोपियन नेशनल है लेकिन इजराइल के लिए, मोसाद के लिए जासूसी कर रहे हैं, तो उनको ईरान गिरफ्तार कर रहा है। लेकिन यूरोप कह रहा है कि ये तुम हमारे बंदे गिरफ्तार कर रहे हो, और वो मामला बहुत ज्यादा संगीन हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे इस वक्त दुनिया में कौन सा मुल्क है जो यूरोपियन नेशनल्स को गिरफ्तार कर रहा है? यानी बयानिया क्या बन रहा है कि दुनिया में कौन सा मुल्क है जो यूरोपियन नेशनल्स को गिरफ्तार कर रहा है? वो ईरान है। हालांकि वो तो उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं जो इजराइल के लिए जासूसी वहां पर कर रहे हैं, तो उल्टा उनसे अकाउंटेबिलिटी की जाए कि वो इजराइल के लिए जासूसी क्यों कर रहे हैं, बयानिया वहां पर यह बन रहा है। और IAEA का मामला, बाकी बहुत सारे जो जवाब ईरान के खिलाफ बनाए जा रहे हैं उसमें से एक संगीन तरीन एक नया जवाब यह भी बनाया जा रहा है। तो ये काफी यहां पर मामला जो है वो सेंसिटिव है। दूसरी तरफ नाज़रीन बात यह है कि अफ्रीका में ग्रेट गेम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और आप कह लें कि मजीद जंगें वहां पर छिड़ने जा रही हैं। और अफ्रीका जो है वो बरह रास्त कनेक्ट करता है मिडिल ईस्ट के साथ, ठीक है ना, बरह रास्त इसका कनेक्शन मिडिल ईस्ट के साथ है और वर्ल्ड ऑर्डर के साथ है। अब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ज़खायर जो हैं वो अफ्रीका में हैं और कई सौ साल से वहां पर लूटमार जारी है। और अब खबर यह है कि 5 अफ्रीकन लीडर्स को ट्रंप साहब जो हैं वो व्हाइट हाउस बुला रहे हैं। और रवांडा, कोंगो, सूडान, सोमालिया, इजिप्ट या इथोपिया, सेंट्रल अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका, क्या यहां पर ग्रेट गेम जारी है और उसका बरह रास्त ताल्लुक जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है और जो एक वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई जारी है उसके साथ क्या है, ये भी आपके सामने रखेंगे। साथ नाज़रीन जो ताइवान का मसला है, ताइवान का मसला जो है ना वो तो कई साल से चल रहा है, लेकिन अब उसमें जो नई तब्दीली आ रही है कि प्रवोक किया जा रहा है चाइना को। यानी ये बिल्कुल वही सूरत हाल बन रही है कि जैसे रशिया को प्रवोक किया गया था और यूक्रेन जंग शुरू हो गई, तो जो चाइना की रेड लाइंस हैं उनको क्रॉस किया जा रहा है। यानी अब चाइना को ऐसी पोजीशन में लाया जा रहा है कि चाइना को कुछ ना कुछ आगे बढ़कर मजीद करना पड़ेगा। अब अमेरिका में एक बिल लाया जा रहा है जिससे ताइवान जो है वो यूनाइटेड नेशन, वहां पर उनकी नुमाइंदगी होगी, बाकी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहां पर उनकी अलग से नुमाइंदगी होगी। ये बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है जो की जा रही है। यानी मसला तो चल रहा है लेकिन फिर भी कहीं मतलब चाइना का प्रेशर है, उनकी जो है वो वार्निंग्स हैं, तो मामला कहीं इन बिटवीन द लाइन है। लेकिन अब यहां पर लाइंस क्रॉस हो रही हैं, यानी उनको इतना प्रवोक किया जा रहा है कि वो मजीद खामोश नहीं रह सकते। तो ये सूरत है, यानी बाकायदा वहां पर जंग की तैयारी। तो हम एक कोने से शुरू करें तो दूसरे कोने तक हमें मसले ही मसले और नई जंगें और ये सारी जो सूरत हाल है वो हमें नजर आ रही है। इस वक्त अगर हम देखें तो दुनिया के 2 बड़े बड़े आज़म एशिया और अफ्रीका ये जंगों में हैं और मजीद जंगों की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ जो बाकी बड़े आज़म हैं वहां पर हमें मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर लड़ाइयां नजर आ रही हैं। और यूक्रेन की इन 2 बड़े आज़मों से हटकर सबसे बड़ी लड़ाई जो है बड़े आज़म यूरोप के अंदर जो है इस वक्त जारी है। और ब्लॉक्स की लड़ाई भी हमें नजर आ रही है और नेटो के साथ ब्रिक्स की लड़ाई जो है वो भी हमें नजर आ रही है, ठीक है ना। बहुत सारी इस वक्त जंगें छिड़ी हुई हैं और मजीद छिड़ने जा रही हैं। यानी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग किस तरह से सर उठा रही है। जो सीरिया और इजराइल का एग्रीमेंट होने जा रहा है हिजबुल्लाह और ईरान से लड़ने के लिए, ठीक है ना, जो हिजबुल्लाह के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, जो यहां पर कोई कंप्रीहेंसिव सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा, ईरान के खिलाफ जंग, यानी वो पूरा हमने एक मंजरनामा रखा। अब उसी चीज को आप इस सूरत हाल के साथ कनेक्ट करिए कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग सर उठा रही है, उसके साथ बाकी चीजें आप ये सारे रीजन्स को, यानी ताइवान को, अफ्रीका को, बाकी रीजन्स को जब इसके साथ मिलाइए। अच्छा, अब पहले तो गजा के हवाले से क्या खबर है? व्हाइट हाउस की एक स्टेटमेंट जारी हुई है। व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि ट्रंप जो है वो बहुत ज्यादा वर्किंग कर रहा है बड़ी बड़ी मेहनत के साथ और डिलिजेंटली टू एंड द ब्रूटल गाजा वॉर एंड ब्रिंग ऑल कैप्टिव्स बैक होम। अब ये ब्रूटल गाजा वॉर जो है इसका क्या मतलब है? व्हाइट हाउस कह रहा है ब्रूटल गाजा वॉर, तो कौन ये ब्रुटैलिटी जो है वो गजा में कौन कर रहा है? और व्हाइट हाउस ये कह रहा है कि जंग बंदी की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो मामला यानी कि वहीं पर खड़ा हुआ है। सिक्योरिटी गारंटी कौन देगा? 60 दिन का सीज फायर और उसके बाद मुकम्मल जंगबंदी होगी। अब
ट्रंप कह रहा है कि भाई हम तमाम पार्टीज के साथ मिलकर काम करेंगे और व्हाइट हाउस भी वही बात कर रहा है, लेकिन क्या इस गारंटी को मान लिया जाएगा? तो इस वक्त इस बात के ऊपर पूरे मिडिल ईस्ट में मुलाकातें हो रही हैं, मुशावरत हो रही है, बहस, क्योंकि यानी एक मरहला है ना, अब यहां पर फैसला होना है, क्योंकि इससे आगे फिर जंग होगी, तो फैसला करना है कि भाई किस तरह मामला जाएगा। तो बहुत बड़ी मुलाकातें और मुशावरतें मिडिल ईस्ट में हो रही हैं। खासकर हमास का जो एक डेलीगेशन है वो टर्की पहुंचा हुआ है और टर्की में उनकी बड़ी हाई लेवल की मुलाकातें जो इस वक्त हो रही हैं, और वो इसी चीज को, गारंटी को, उसके डिफरेंट डायमेंशंस को जब डिस्कस कर रहे हैं। हमास इन डिप्लोमेटिक टॉक्स विद टर्की अमिड सीज फायर एफर्ट्स। Hamas delegation met with the Turkish officials in Ankara to discuss halting the aggression on Gaza, enhancing humanitarian aid, and reviewing mediator proposals for a potential ceasefire and occupation withdrawal. तो देखिए यहां पर उनकी बुनियादी डिमांड वही है कि इजराइल विड्रॉ करेगा, लेकिन जो ट्रंप बात कर रहा है उसमें क्या इजराइल विड्रॉ करेगा? ठीक है ना? तो ये कैसे होगा कि सीजफायर हो गया है और इजराइल वहां पर मौजूद है? तो अगर वो वहां पर मौजूद है, और देखिए वो किस इंटेंशन के साथ 60 दिन का सीजफायर चाह रहे हैं, इस इंटेंशन के साथ वो दोबारा जंग छेड़ना चाहते हैं। ये बड़ा ट्रिकी मामला, इसके ऊपर ये बड़ी मुशावरतें जारी हैं। लेकिन इसी दरमियान अल्बनीज जो यूनाइटेड नेशन की अहम ओहदेदार हैं, जिनको ट्रंप इंतजामिया ने ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन को लिखा है कि इसको जो है वो रिमूव किया जाए। ये जो अहम तरीन शख्सियत, बड़ी जबरदस्त और मजामती ये शख्सियत है, और इजरायली लॉबी पूरी तरह से मुतहरिक है कि इनको जो है वो रिमूव किया जाए। ये बहुत जबरदस्त तरीके से फलस्तीन का मुकदमा लड़ रही हैं और इजराइल और अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्होंने ये कहा है कि कम से कम 1000 मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, बड़ी कंपनीज जो हैं, वो इजराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करें या फिर अकाउंटेबिलिटी फेस करें। वी डिमांड दैट ओवर 1000 कंपनीज कट टाइज विद इजराइल और फेस अकाउंटेबिलिटी। मतलब ये बड़ी बात है, और अगर इनमें से चंद 100 भी अगर ताल्लुकात खत्म कर देती हैं तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा ये होगा कि उनकी इकॉनमी को बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा। 1000 कंपनीज की बात की जा रही है। तो ये तहरीक जब इस अंदाज में आगे बढ़ रही है, इनको हटाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और इजराइल, और वो आज इस बात के साथ सामने आई है कि 1000 कंपनीज ताल्लुकात खत्म करें, नहीं तो फिर अकाउंटेबिलिटी होगी जो भी इजराइल के साथ। देखिए ना, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यूनाइटेड नेशन ये कह रहा है कि इजराइल के साथ जो ताल्लुकात रखेगा वो अकाउंटेबिलिटी फेस करेगा। इसका क्या मतलब है कि आप वहां पर क्राइम्स कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इजराइल के साथ जो भी जुड़ेगा उसको अकाउंटेबिलिटी फेस करना पड़ेगी। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है। और इसी दरमियान यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि गजा की जो जंग है ये हमारी तारीख की मोस्ट ब्रूटल जेनोसाइड है, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की, इंसानियत की मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे ब्रूटल जेनोसाइड यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ फलस्तीनी रेजिस्टेंस वो कितनी ताकत के साथ मौजूद है और उनके हमले इस वक्त जारी हैं, यानी अगर जंग आगे बढ़ती है तो क्या हमास लड़ सकती है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो अभी ताजा तरीन उन्होंने नए हमले किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने टैंक्स को निशाना बनाया है एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के साथ सेंटर ऑफ खान यूनस में, और एक पर्सनल कैरियर जो है इसको भी हमने खान यूनस ही के अंदर निशाना बनाया है, और उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से हेलीकॉप्टर्स वहां पर उतरे इवैक्यूएट करने के लिए। तो ये 2 बड़े ऑपरेशंस उन्होंने खान यूनस में किए हैं, पर्सनल कैरियर और टैंक्स को निशाना बनाया है। अच्छा, अगली बात हेरेट्स का रिपोर्ट कर रहा है, यानी एक चीज है मुकम्मल सोल्यूशन, अगर उसकी तरफ नहीं है और जंग आगे बढ़ती है तो क्या इजराइल लड़ने के काबिल है? देखे ना, वो घमंड में तो ये फैसला कर रहे हैं, लेकिन क्या इजराइल लड़ने के काबिल है? जरा देखिए हेरेट्स, अब ये उनका मीडिया, इजरायली आर्मी सोल्जर जो वहां पर गजा में होकर आया है उसके बयानात को वो कोट कर रहा है। वी आर नॉट अचीविंग एनीथिंग इन गाजा, हम गजा में कुछ भी हासिल नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट एक्सपोजिंग आवरसेल्व्स टू डेंजर टाइम एंड अगेन, सिवाय इसके कि हम कई बार जो है वो मौत के साथ हमारा सामना होता है, बस इसके सिवा हम वहां पर कुछ भी हासिल नहीं कर रहे हैं। इट इज क्लियर टू एवरीवन विद सेंस दैट द कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर इज अ पॉलिटिकल रीजन। ये हेरेट्स रिपोर्ट कर रहा है कि ये ना कोई स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर हो रही है, ना इन बुनियादों के ऊपर हो रही है कि रियलिटीज के मुताबिक फैसले किए जा रहे हैं, बल्कि ये प्योरली एक पॉलिटिकल वॉर है, प्योरली पॉलिटिकल मकासद के लिए, यानी अपना इक्तदार बचाने के लिए, जिसको बिल क्लिंटन भी कंफर्म कर चुका है। तो ये हेरेट रिपोर्ट कर रहा है। तो 2 रास्ते हैं कि अगर एक पूरा अमन सोल्यूशन है, लेकिन अगर इजराइल दूसरा रास्ता लेता है तो फिर ये बात ध्यान में रखें कि ये मिडिल ईस्ट है, ठीक है ना, यहां पर फिर ऐसी लड़ाइयां छिड़ेंगी कि पूरा ऑर्डर भी गिरेगा, और इजराइल जो सोच रहा है उसमें वो बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकेगा। उसकी आर्मी, उसकी सोसाइटी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है। तो ये नेतन्याहू का खाम ख्याली है
कि वो यहां पर कोई अपने मकसद अचीव कर सकता है। इनको मुकम्मल फेलियर होगा, ये मैं आपको बता दूं, ये मुकम्मल अपने कोलैप्स की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, अब द गार्डियन क्या लिख रहा है? गार्डियन ये लिख रहा है कि बड़े खौफनाक बम इसराइल ने इस्तेमाल किए हैं, जिसमें जो कि प्रोहिबिटेड है, जो कि वॉर क्राइम है, और ये बड़े ही जालिम तरीन बॉम्ब है जो गजा में इसराइल ने गिराए हैं। 500 पाउंड का ये बॉम्ब है, सी साइड एरिया में ये गिराया गया। ये वही एरिया जहां पर टेंट्स लगे हुए हैं। और यूज इज एन इनडिस्क्रिमिनेट वेपन दैट कॉजेज अ मैसिव ब्लास्ट। ये बहुत बड़ा ब्लास्ट जो है वो क्रिएट करता है। एंड स्कैटर्स शार्पनेल ओवर अ वाइड एरिया। और इसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, एक तो बड़ा धमाका ये करता है, दूसरा इसके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, शार्पनेल होते हैं, वो बड़े एरिया में गिरते हैं जाकर, और उससे कैजुअलिटीज ज्यादा होती हैं। ये खौफनाक तरीन बम इन्होंने गजा में इस्तेमाल किया है। और द लार्ज क्रैटर लेफ्ट बाय द एक्सप्लोजन इज एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ लार्ज एंड पावरफुल बॉम्ब लाइक द MK82। तो इसराइल जेनोसाइड भी कर रहा है, एड के ऊपर भी हमले कर रहा है, खाने में जहर भी दे रहा है, और इस तरह के बम जो प्रोहिबिटेड है वो भी वहां पर गिरा रहा है। तो बहरहाल अब मुझे बता दें कि रीजन के लोग इस बात को मान लेंगे, और कौन सी इस मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट है जो तल अवीव उतरेगी और नेतन्याहू के साथ तस्वीर बनवाएगी, कहेगी कि हमारा पीस एग्रीमेंट इजराइल के साथ हो गया। ठीक है ना, पीस एग्रीमेंट से मुराद यह कि सरेंडर एग्रीमेंट। ठीक है, तो बहरहाल फलस्तीनियों के लिए अगर पीस नहीं है तो फिर ठीक है ना, यह बात समझ लेनी चाहिए सबको। लेकिन अब इजिप्ट और सीरिया का राब्ता हुआ है। इजिप्ट एंड सीरिया डिस्कस फ्यूचर कॉपरेशन फॉलोइंग यूएस सैंक्शंस लिफ्ट। अब वो अमेरिका ने, अब देखें, अमेरिका ने तालिबान के ऊपर सैंक्शन नहीं हटाई हैं, वेनेजुएला और क्यूबा से सैंक्शन नहीं हटाई हैं, सीरिया से हटा दिए हैं। अब किसी को कोई इतराज नहीं है कि सीरिया से क्यों हटाई है। असल बात यह है कि देखिए, सीरिया के हवाले से जो कुछ भी हुआ है ना, वो पस से पर्दा हुआ है, खुफिया डील्स हुई हैं यहां पर। तो अल-शरा कह रहा है कि हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ वो लड़ेगा इसराइल के साथ मिलकर, और अल-शरा को लेकर आए हैं टर्की और इजिप्ट। तो क्या टर्की और इजिप्ट भी इस बात को सपोर्ट करेंगे? वो भी ईरान और हिजबुल्लाह के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि टर्की और कतर जो है वो ईरान और हिजबुल्लाह से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर ये अल-शरा क्या कर रहा है? तो अब देखें ना, सीरिया से सैंक्शंस हटी हैं, लेकिन क्यूबा और वेनेजुएला से नहीं हटी, ईरान के ऊपर मजीद लगा रहे हैं। तो उनका पस से पर्दा मकसद यहां पर क्या है? अमेरिकन एम्बेसडर कहता है कि इसको ट्रेनिंग मैंने किया है। अच्छा, अब इसी दरमियान ईरान में क्या हो रहा है? ईरान के खिलाफ एक मुसलसल बयानिया है जो बनाया जा रहा है, और यूरोपियन जो नेशनल हैं उनको ईरान गिरफ्तार कर रहा है। एक बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन ईरान के अंदर इस वक्त जारी है, और यूरोपियन नेशनल्स को ईरान गिरफ्तार कर रहा है। और यूरोपियंस ये कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे क्यों पकड़ रहे हो, और वहां पर एक भरपूर कैंपेन इस वक्त ईरान के खिलाफ जारी है कि ये तो, इसको तो खत्म करना ही होगा, इस पर तो जंग करनी होगी। देखो देखो, ये हमारे नेशनल्स को गिरफ्तार कर रहा है, दुनिया में कौन है जो हमारे नेशनल को, और इसराइल कह रहा है कि हाँ, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाओ। ये काफी खतरनाक मामला वहां पर छिड़ा हुआ है। अभी उन्होंने 2 फ्रेंच नेशनल्स को गिरफ्तार किया है जो मुसाद के लिए जासूसी कर रहे थे। तो फ्रांस से भी काफी आया सख्त कि इनको रिहा करें, ये करें, वो करें। तो ये काफी संगीन मामला है। अच्छा, यानी एक बड़ा जवाब है ईरान के खिलाफ, और इजराइल इसको काफी एक्सप्लॉइट कर रहा है। और ईरानी जनरल की स्टेटमेंट देखिए, ईरान टू फोर्सफुली कन्फ्रंट एनी इजरायली एग्रेशन। इजरायली मिलिट्री ऑफिशियल जो है उन्होंने वार्न किया है कि एक पावरफुल रिस्पॉन्स जो है वो दिया जाएगा एनी फ्यूचर इजरायली एग्रेशन। तो ये मुसलसल ईरान से ये बयानात आ रहे हैं कि हम तैयार हैं। अच्छा, इसी दरमियान अफ्रीका में क्या हो रहा है और ताइवान में क्या हो रहा है? अब इन 2 रीजन्स को हम कनेक्ट करते हैं, अफ्रीका के बरे आजम को और पैसिफिक के अंदर, और इसको आप कनेक्ट करें। वो लड़ाई जो ईरान कह रहा है कि नेटो के साथ हमारी है, वो लड़ाई जो अजरबैजान के अंदर जारी है, वो लड़ाई जो मिडिल ईस्ट में सर उठा रही है, इसको आप कनेक्ट करें अफ्रीका से और ताइवान से। एक वक्त था नाज़रीन के तालिबान को व्हाइट हाउस में मदऊ किया गया था, ठीक है ना, बड़ा उनका वहां पर इस्तकबाल और प्रोटोकॉल और रेजिस्टेंस लीडर्स के तौर पर उनको वहां पर जो है ना इस्तकबाल किया गया। फिर उन्हीं तालिबान को दुनिया का मोस्ट वांटेड और सबसे ईवल और सबसे बुरा, और फिर उनके ऊपर हमला भी हुआ। तो ये अमेरिका की एक तारीख है कि वो कब किसको इस्तेमाल करता है, फिर उसी के ऊपर जंग भी छेड़ देता है। अब सद्दाम हुसैन जो है, ईरान पर जब जंग हो रही थी तो अमेरिका सद्दाम हुसैन को सपोर्ट कर रहा था, असलहा दे रहा था, इजराइल भी दे रहा था, ठीक है ना। फिर उसी सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला भी हुआ। अब 5 अफ्रीकन लीडर जो है वो व्हाइट हाउस बुलाए जा रहे हैं। अफ्रीका में एक ग्रेट गेम जारी है जिसके बहुत सारे फ्रंट्स हैं भाई, पूरा बरे आजम है ना, और अफ्रीका जो है वो दुनिया की कदीम तरीन तहजीब है, ठीक है ना, और अफ्रीका के बगैर दुनिया मुकम्मल नहीं होती है। और अफ्रीका भरा पड़ा है मिनरल्स के साथ। सिर्फ रवांडा के अंदर कॉन्गो के अंदर 24 ट्रिलियन डॉलर के ज़खायर हैं, सिर्फ कॉन्गो में 24 ट्रिलियन डॉलर के।
कोबाल्ट सबसे ज्यादा वहां पर निकलता है, जो इनके एप्पल और टेस्ला और आगे पीछे हर कंपनी में, मिलिट्री हार्डवेयर में, हर जगह इस्तेमाल होता है। तो कोबाल्ट सबसे ज्यादा वहां पर उसके ज़खायर हैं, $24 ट्रिलियन। और ये दुनिया का गरीब तरीन बरे आजम है, और वहां पर खजाने, और हर साल जो है वो बताया जाता है कि कोई $100 बिलियन के करीब वहां से ये लूटमार होती है और पैसा बाहर जाता है, $100 बिलियन के करीब। अच्छा, तो बहुत बदकिस्मती और बहुत बुरे हालात अफ्रीका देख रहा है पिछले कई सौ सालों से। वेस्ट जो है उसने अफ्रीका में बहुत लूटमार की है, बहुत बुरे हालात अफ्रीका के लोगों ने देखे हैं, और पिछले कई सौ साल से वो वहां पर कॉलोनीज और बहुत लूटमार वो कर रहे हैं। अच्छा, अब पिछले कुछ सालों से वहां पर तब्दीली आई कि इन वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म होना शुरू हुआ, और वहां पर चाइना रशिया का इन्फ्लुएंस जो बढ़ना शुरू हुआ। और चाइना रशिया जाहिर बात है कोई कॉलोनी नहीं बना रहे, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, डील्स कर रहे हैं, मुआहदे कर रहे हैं। $50 बिलियन का चाइना ने इन्वेस्टमेंट्स का ऐलान किया, डैम्स बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। ठीक है, चाइना और अमेरिका की कोई कंपैरिजन नहीं बनता है, ठीक है ना। चाइना ने कोई जंग नहीं लड़ी है आखिरी 45 ईयर्स के अंदर, और वो पीछे भी उनकी 1-2 जंगें हुई हैं इन पिछले 70-80 सालों में, और अमेरिका और चाइना का कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, अब ट्रंप जो है वो उसकी नजर पड़ गई है अफ्रीका के ऊपर। ये बहुत बड़ा खेल जो है वो अफ्रीका में दोबारा शुरू होने जा रहा है। अब व्हाइट हाउस कह रहा है कि ट्रंप जो है वो होस्ट करेगा 5 अफ्रीकन कंट्रीज को टू डिस्कस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अमेरिका जब किसी के साथ बिजनेस करता है तो किस तरह का वो बिजनेस होता है। प्रेसिडेंट बिलीव के अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, अचानक ट्रंप को अफ्रीका में दिलचस्पी हो गई है। ये बड़े जबरदस्त मुल्क हैं और दे ऑफर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दैट बेनिफिट आवर पीपल एंड आवर पार्टनर्स। यानी अमेरिका जो बिजनेस करता है वो क्या ये होता है, बराबरी की सतह पर होता है, म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर होता है, क्या इस तरह बिजनेस होता है? तो बात यह है कि वहां पर ऑलरेडी कई फ्रंट है। अब मैं कुछ आपके सामने रखता हूं, मिसाल के तौर पे सूडान, सोमालिया, यहां पर जंगें चल रही हैं, आगे फिर रवांडा, कांगो, ये जंगें चल रही हैं, ऊपर जो सहारा नेशंस है वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, पूरे अफ्रीका के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कहीं खाना जंगी है, कहीं आपस में मुल्क लड़ रहे हैं, कोई दहाने के ऊपर हैं। अब यह हुआ कि जो रवांडा और कांगो वाली डील है, जो इन्होंने सो कॉल्ड सीज फायर करवाया, वो बस दरमियान में ही है, ठीक है ना, वो बस हवा के अंदर ही है। वहां पर 100+ मिलिशियाज हैं, और इनका मकसद तो सिर्फ वहां से जो ना वो मिनरल्स निकालना है, कोई अमन का मामला तो नहीं है, सीज फायर का मामला तो नहीं है, सिर्फ वहां पर कि हम वहां से मिनरल्स कैसे निकाल सकते हैं। वो 100+ मिलिशियाज वहां पर है, और वो कह रहे हैं कि हमें क्यों नहीं बुलाया। अच्छा, चाइना मौजूद है, वो वहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है अफ्रीका में और रशिया में, उसको ये कन्फ्रंट कर रहे हैं। अब जैसा कि आप देखिए, स्ट्रेटेजिक पेशेंस इन अफ्रीका, अमेरिकाज क्वाइट एज इन ग्लोबल पावर। और इसमें वो कह रहे हैं कि नई पॉलिसी अमेरिका जो है वो अफ्रीका में लेकर आ रहा है। और मैंने कहा कि इसको आप डिटैच ना करें जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है, और जो एक आलमी जंग एक अंदाज में जारी है, उससे आप इसको बाहर ना निकालें। और अमेरिका लोकल पावर्स को इंपावर कर रहा है। अब वो डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट नहीं कर रहा, नई पॉलिसी ये है, लोकल पावर्स को इंपावर कर रहा है और उसके जरिए अपने मकासद पूरे कर रहा है। और चाइना को काउंटर करने के लिए और रशिया को थ्रू स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन एंड स्मार्टर एंगेजमेंट, चाइना और रशिया के खिलाफ ये सारी गेम वहां पर जारी है। अ न्यू यूएस अफ्रीका ब्लूप्रिंट फॉर ट्रंप अमिड चाइना राइज, ठीक है, ये इस वक्त सूरत हाल है। अच्छा, तो ये सारा यानी साहिली पट्टी के साथ, ठीक है ना, सूडान, सोमालिया, इथोपिया के साथ इरिट्रिया, फिर आगे सेंट्रल में चले जाएं, फिर ऊपर मेडिटेरेनियन वाले साहिलों की तरफ चले जाएं, तो ये जंगे एक दूसरे के साथ ये सारे कनेक्टेड हैं, और स्मगलिंग और पता नहीं क्या क्या कुछ वहां पर हो रहा है। अब इथोपिया का एक और मसला है, इथोपिया जो है वो एक डैम बना रहा है, और आज इथोपिया ने अनाउंस किया कि हमने वो डैम मुकम्मल कर लिया है। ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट वहां पर आ गया। इस डैम से ना सूडान खुश है ना इजिप्ट। अब देखें, इजिप्ट भी दरमियान में आ गया। इजिप्ट भी इस डैम से खुश नहीं है, क्योंकि ये जो डैम है ये दरिया नील के ऊपर बन रहा है, और दरिया नील जो है वो यहां से गुजरता हुआ यानी सूडान से इजिप्ट, और इजिप्ट से आगे बहरा रूम में जाता है। तो सूडान जहां पर खाना जंगी जारी है और इजिप्ट दोनों इस डैम से खुश नहीं है, और आज इथोपिया ने अनाउंस किया कि हमने वो मुकम्मल कर लिया, यानी अब वो पानी उधर स्टोर करेंगे। आज वो करेंगे हमने उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो मुकम्मल कर ली है, और इजिप्ट और सूडान इससे खुश नहीं है, और इथोपिया कह रहा है हमने तो कंप्लीट कर लिया है और अब पानी वहां से स्टोर करेंगे। तो ये एक समझ लेके एक नया फ्रंट यहां पर भी खुलने जा रहा है, और इथोपिया और इरिट्रिया का ऑलरेडी एक मसला चल रहा है, लेकिन अब ये इजिप्ट तक मामला है। अब इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखिए, आवर मैसेज इज क्लियर टू आवर नेबर्स, रेनासेस डैम इज नॉट अ थ्रेट। कह रहे हैं कि ये जो डैम है ये किसी के लिए थ्रेट नहीं है,
बट अ शेयर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर कॉपरेशन एंड बेनिफिट। देखें इथियोपिया को इसकी जरूरत होगी, और फिर वो कह रहे हैं कि ये डैम जो है हैज नॉट नेगेटिवली इंपैक्टेड इजिप्ट एंड सूडान। इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इसने नेगेटिवली ना इजिप्ट और सूडान दोनों को मुतासर नहीं किया है, तो हम उनको कहते हैं कि हमसे आपको कोई खतरा नहीं है। तो देखिए इथियोपिया का वो डैम बना रहे हैं, उनकी जरूरत होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मसला है, और वो बकायदा नाम ले रहे हैं कि हमसे आपको थ्रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन वो तो थ्रेट फील कर रहे हैं। और सूडान में खाना जंगी जारी है, तो वो इस मसले को कैसे देखेंगे, और इजिप्ट इस मसले को कैसे देखेगा, और आगे फिर रवांडा, और मैंने कहा कि वो तो बस डील बस हवा के अंदर ही है। तो इधर चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और उधर जो है वो अब अमेरिका की नजर पड़ गई है दोबारा अफ्रीका पर, ठीक है ना। अमेरिका की नजर हटी तो कभी भी, एक बकायदा अफ्रीकन कमांड है, लेकिन अब पॉलिसी रीन्यू हो रही है। तो एक बड़ी जंग जो है वो अफ्रीका में नई डायमेंशन और नई फ्रंट्स के साथ वहां पर शुरू होने जा रही है, ठीक है ना। ये बड़ी ताकतें यहां पर रिसोर्सेज के लिए, मिनरल्स के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए वहां पर लड़ने जा रही हैं। अब सोचे ना, अफ्रीकन को मतलब 5 अफ्रीकन लीडर्स को ट्रंप साहब बुला रहे हैं, मकसद पीछे क्या है? तो ये बड़ा खतरनाक मामला है। अब ताइवान का मामला क्या है? देखिए क्वाड की मीटिंग हुई ट्रंप के टाइम के अंदर, ये पहली क्वाड की मीटिंग थी। क्वाड बना ही चाइना के लिए है, तो एक बड़ी प्रोवोकेशन। इसके साथ एक और इससे भी बड़ी प्रोवोकेशन ये सामने आई है कि ताइवान को जो है ना वो मजीद असलहा, मजीद सपोर्ट, और अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल लाया गया है, और इस बिल में यह है कि ताइवान को जो है वो नुमाइंदगी दी जाए यूनाइटेड नेशन में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, IMF में, ठीक है ना। यानी अमेरिका, अब आप देखें ना, आप पीछे सोच को समझें, आप पॉलिसी को समझें। उनका सदर बैठा हुआ है, वो कह रहा है अमन अमन अमन, लेकिन आप पीछे पॉलिसी देखेंगे वो क्या आगे बढ़ रही है। अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को मानता है, अमेरिका ताइवान को चाइना का हिस्सा मानता है, लेकिन उसको असलहा भी दे रहा है, उसको जो है वो ये इस तरह के बिल भी ला रहा है। तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि जंग शुरू करना, और ये बिल्कुल वही चीज है जो रशिया और यूक्रेन में हुई है। भाई यूक्रेन ने तो रशिया पर हमला नहीं किया था ना, फिर रशिया क्यों मजबूर हुआ? इसी तरह के इकदाम से प्रवोक किया जा रहा था रशिया को, और फिर एक ऐसा टाइम आ गया कि रशिया को लगा कि अब हमारी तमाम रेड लाइंस है वो क्रॉस हो गई हैं, तो वो वहां पर दाखिल हो गए। तो देखिए यानी ताइवान है ना, अब उसको ये ताकतवर तरीन असलहा देना शुरू कर दें, उसको ऐसे नुमाइंदगी देना शुरू कर दें, तो फिर तो चीन खामोश नहीं ना बैठ सकता। चीन की एक पॉलिसी यह है कि वो बस एक दिन ताइवान को अपने आप में शामिल कर लेगा, नॉट थ्रू मिलिट्री मींस, वो ये चाहता है। लेकिन वो साथ ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो ताइवान ताकतवर होता चला जाए, वो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो या तो अमेरिका ये ना करे, अमेरिका कर ही इसलिए रहा है कि चाइना प्रवोक हो, तो ये बड़ा संगीन मामला हो गया है। चाइना का रद्देमल आया है, ताइवान हैज नो राइट टू पार्टिसिपेट इन यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। Chinese FM urge US to cease advancing bill supporting Taiwan to join IMF and stop interfering in China's internal matters. ये हमारे इंटरनल अफेयर्स हैं, आप इसमें मुदाखलत ना करें। और इसमें IMF है, इकोनॉमिक सर्विलेंस है, एक्सेस टू टेक्निकल असिस्टेंस है, एलिजिबिलिटी फॉर पर्सनल टू होल्ड पोजीशन एट द IMF। यानी जो ताइवान के जो लोग हैं, नेशनल हैं, उनके अहदेदार हैं, वो IMF में भी अपॉइंट हो सकेंगे। ये बिल अमेरिकी कांग्रेस में किस लिए लेकर आ रही है? तो एक पॉलिसी है जो बड़ी जंग की तरफ पुश कर रही है। लातीनी अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, पैसिफिक, ताइवान, तो ये पूरा मंजरनामा अगर आप देखें तो हमें बड़ी जंगें जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। यूक्रेन आपके सामने है, वो नेटो वहां पर भरपूर तैयारी जो है वो कर रहा है। ये एक अगर आप सारे को कनेक्ट करें तो आपको नजर आएगा कि बड़ी जंग है जो जारी है, बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही हैं, और मजीद नुकसान जब हो रहा तो, और मजीद जंगे। और मिडिल ईस्ट में क्या होगा, मुकम्मल कोई सॉल्यूशन बनता है नहीं बनता, ये अगले 2-3 दिनों के अंदर हमारी चीजें सामने होंगी, और हमास का भी रद्देमल आना बाकी है। ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रखा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।